हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल यात्राइस पर स्वागत है। इस वीडियो में मेरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है लिंडमैन थियरी है। लिंडमैन थियरी आप देखेंगे कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएससी के दृष्टिकोण से, क्योंकि यूपीएससी में इकोलॉजी इन्वायरमेंट एक बड़ा सेक्शन को, बड़ा पार्ट्स को कवर करता है। आप देखेंगे कि 20 क्वेश्चन यूपीएससी में 100 में लगभग 20-18 क्वेश्चन पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र से आता है। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को समझाएंगे। इससे पूर्व जो हमारा वीडियो आया है, आप देखेंगे कि मेरा पूर्व का जो वीडियो है वो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पर था और डिजॉल्व ऑक्सीजन पे था। तो आप देखेंगे उस वीडियो को पढ़ने के बाद निश्चित तौर पे यूपीएससी में प्री में प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे, क्योंकि मेरा फोकस कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। ठीक है, और उन चीज़ों पर डिबेट करना होता है जिससे एग्ज़ाम में प्री में जिस तरीके के यूपीएससी क्वेश्चन को फॉर्म करती है वो सही हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप देखेंगे लिंडमैन थियरी का एक परिचय देख लेते हैं। जो देखेंगे 1942 में अमेरिकी पारिस्थितिकी विज्ञानी रेमंड लिंडेमैन ने अपने शोध पत्र द ट्रॉपिक डायनामिक एस्पेक्ट्स ऑफ इकोलॉजी में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह एवं उसकी दक्षता से संबंधित ऐतिहासिक एक सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है, इसे ट्रॉपिक डायनामिक थ्योरी या 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो 10% का नियम आप सुनते होंगे, आपसे पीटी में सीधे सवाल आ सकता है कि ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया। तो आप याद रखेंगे रेमंड लिंडेमैन। आप यूपी पीसीएस अगर दिए होंगे तो यूपी पीएससी में इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है। आप देखेंगे अगर पीवाईक्यू आप बनाते होंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये मिल जाएगा। तो लिंडेमैन का जो थियरी है वो किससे जुड़ा हुआ, आप देखेंगे 10% ऊर्जा का ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है कि जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाते हैं तो ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरण होता है। ठीक है, बाद बाकी 90% जो है उत्पादक या फिर जीव जो है यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैविक क्रिया को करने के लिए या मेटाबॉलिज्म की क्रिया, श्वसन की क्रिया को पूर्ण करने में वो उपयोग में आ जाता है। तो यही है 10% का नियम। आगे देखते हैं कि जो लिंडेमैन का 10% का नियम है क्या। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही हस्तांतरित होती है। तो देखेंगे कि स्थानांतरित जो है केवल 10% ऊर्जा ही होती है। बाद बाकी जो 90% ऊर्जा होता है वो क्या होता है, यूज हो जाता है। वो किस में यूज होता है, शेष 90% ऊर्जा जीवों के जैविक क्रिया जैसे श्वसन हो गया, चयापचय हो गया, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, और गतिशीलता तथा उष्मा हीट के रूप में बॉडी से निकल जाती है, नष्ट हो जाती है। तो जो शेष जो है ओनली 10% जो है ट्रांसफ़र करता है आगे की तरफ। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। लिंडेमैन थ्योरी को आगे हम बढ़िया से आपको समझाएंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि यदि प्राथमिक उत्पादक सूर्य से ऊर्जा प्राप्ति 10,000 जूल होता है, अगर 10,000 जूल होता है, ठीक है, तो जैविक ऊर्जा निर्मित होता है तो भी पोषण स्तर पर ऊर्जा का वितरण निम्न प्रकार से होता है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा प्राथमिक उत्पादक है। प्राथमिक उत्पादक में क्या होते हैं, पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं। ठीक है, और इनके लेवल पर क्या होता है कि 10,000 कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, जूल कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो अभी 100% है अपनी मूलाधार पे है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पौधा पर निर्भर होते हैं, उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। और वो मूलतः क्या होता है, शाकाहारी जानवर होते हैं जो पौधा को खाते हैं। तो वहाँ 10% ट्रांसफ़र होगा और ये 90% क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि 10,000 में मात्र 1,000 जूल जो है कैलोरी जो है वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। आप देखेंगे कि जो प्राथमिक मांसाहारी जानवर होते हैं जो शाकाहारी को सीधे खा लेते हैं, वहाँ मात्र 10% जाता है। तो 1,000 का 10% आप देखेंगे कि कितना हो गया, 100 हो गया। और ये ओवरऑल देखेंगे कि यहाँ 1% हो गया। ठीक है, ओवरऑल अगर यहाँ से देखें मूल आधार से तो काफ़ी कम हो गया, 1% हो गया। और फिर 100 का अगर अगले सिर्फ मांसाहारी स्तर पे जाता है तो मात्र 10% जाता है, तो 100 का 10% 10 हो गया। ठीक है, और 1 का 10% 0.1% हो गया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 100 का 0.1 लगभग 1,000वां भाग जो है यहाँ पहुँच पाता है। ठीक है, 4 पोषण स्तर पर ही। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि इसी वजह से जो है आप देखेंगे कि आपने खाद्य श्रृंखला पढ़ा होगा। आप क्या पढ़े होंगे, खाद्य श्रृंखला पढ़े होंगे। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला हम जो पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ उत्पादक है, यानी पेड़ पौधे हैं। ठीक है, पौधा है, उस पर निर्भर जीव है, जैसे मान लेते हैं कि कोई शाकाहारी जीव है। ठीक है,
फिर शाकाहारी जीव को खाने वाला कोई मांसाहारी जीव है, ठीक है, फिर यहाँ शीर्ष मांसाहारी जीव है, ठीक है, और बहुत होता है तो एक दूसरे, ये खाद्य श्रृंखला होता है जिसमें सारे जीव एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं भोजन के लिए, ठीक है। आप देखें कि ऊर्जा के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए एक प्रकार का श्रृंखला बन जाती है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कुछ पौधे हैं, पौधे को टिड्डा खाता है, पौधे को क्या खाता है, टिड्डा अगर खाता है, टिड्डा को देखेंगे कि मेढक खाता है, ठीक है, मेढक है, फिर मेढक को सांप खाता है, ठीक है, और सांप को क्या खाता है, मोर खाता है, मान लेते हैं ये मोर है, ठीक है। तो ये प्रकार की ये खाद्य श्रृंखला बन गई, ये क्या है, खाद्य श्रृंखला बन गया, ठीक है। अब ये खाद्य श्रृंखला सामान्यतः जो होता है कितना होता है, 4 या 5 होता है, 4-5 पोषण स्तर पर ही खाद्य श्रृंखला सामान्यतः समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आगे तक ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन जो है बिल्कुल शून्य लेवल पर पहुंच जाता है, मतलब उसके आगे ऊर्जा इतना बचता ही नहीं है कि नया जीव उस पर सस्टेन कर पाता है। इसलिए एक का जो है श्रृंखला में एक फूड वेव्स में देखेंगे कि 4-5 ही जीव रह सकते हैं, पोषण स्तर पे 4-5 ही जीव रह सकते हैं, ठीक है। बाद में हम इसको और इम्पैक्ट आपको समझाएंगे कि किस तरीक़ा से जो है लीनमैन थियरी जो है हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मदद करता है, हम इसको भी समझाएंगे, ठीक है। लीनमैन थियरी किस पे आधारित है, आप देखेंगे कि लीनमैन का जो सिद्धांत है ये ऊष्मा गति का जो नियम है, अब ऊष्मा गति का नियम है उस पर आधारित है। देखेंगे लीनमैन का सिद्धांत ऊष्मा गति के नियम पर पूरी तरह से खरा उतरता है। पहला नियम क्या है, प्रथम नियम ऊष्मा गति का क्या कहता है कि ऊर्जा का न तो उत्पन्न होता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, केवल सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो पहला नियम तो यही कि न ऊर्जा का नष्ट होता है, नहीं ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसी प्रकार देखते हैं कि जो सूर्य के अंदर ऊर्जा है, ठीक है, वही ऊर्जा पौधा द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। तो प्रथम नियम को ये सिद्ध करता है। सेकेंड देखेंगे, दूसरा नियम है, आप देखेंगे कि ऊर्जा का कोई भी रूपांतरण 100% कुशल नहीं होता। तो ऊर्जा का कोई भी रूपांतरण जो है 100% कुशल नहीं होता। रूपांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा जो है उष्मा हीट के रूप में क्षय हो जाती है, जिसे एट्रोपी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ देख रहे हैं कि जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से, जैसे पौधा है, ठीक है, और पौधा पोषण स्तर पे जो ऊर्जा का निर्माण हुआ है, देखेंगे कि 1000 कैलोरी का निर्माण हुआ, ठीक है, और जैसे ही यह शाकाहारी तक आता है तो एक नया फॉर्मेशन हो रहा है, इसको जो है कन्वर्ट कर रहा है, एक नया ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं उसका ऊष्मा का क्षरण होता है, पौधा से भी ऊष्मा का क्षरण होता है, तो 100% नहीं होता है। तो दोनों बात को सिद्ध करता है लीनमैन का थियरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से जो है कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे कि जो खाद्य श्रृंखला की सीमा, लिमिट ऑफ द फूड चेन लेंथ, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि चूंकि प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, इसलिए अधिकांश पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला 4 से 5 पोषण स्तरों से अधिक लंबी नहीं हो सकती है। इसके बाद बची हुई ऊर्जा किसी नई प्रजाति के आबादी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी संभावना है कि यूपीएससी प्री में आ जाए, क्योंकि अभी आप यूपीएससी के प्री देखेंगे 13-14 से काफ़ी पर्यावरण पूछा जाने लगा है। पूर्व में जो है इकोलॉजी कम पूछा जाता था, बल्कि इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछा जाता था। तो आप देखेंगे कि अभी जो है ये प्रश्न नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो खाद्य श्रृंखला है उसमें 4-5 पोषण स्तर ही क्यों होता है, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला में 4-5 पोषण स्तर ही क्यों होता है, उसके बाद कोई पोषण स्तर क्यों नहीं होता है। तो आप यही बताएंगे कि बाद के जो 4-5 पोषण स्तर तक जाते जाते जो ऊर्जा होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है, जो नई जीवों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। जैसे मान लेते हैं, आप देखिए कि कितना संघर्ष हो जाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पौधा था, ठीक है, पौधा था और पौधा से यहाँ टिड्डा बना, ठीक है। टिड्डा इस पर निर्भर है पोषण स्तर पे, फिर टिड्डा को मेढक खाता है, वो मेढक टिड्डा पे निर्भर है, फिर मेढक को सांप खाता है। आप देखेंगे सांप के द्वारा खाया जाता है और सांप को मोर द्वारा खाया जाता है, ठीक है। अब ऊर्जा अगर यहाँ पोषण स्तर पे अगर 1000 निर्माण हुआ तो यहाँ के कितना हो जाएगा, 100 आके यहाँ हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊर्जा बहुत न के बराबर है, इसलिए इसकी संख्या भी इसी कारण नियंत्रित होती जाती है। आप देखेंगे ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होने के कारण संख्या जो है इसी कारण जो है सामान्यतः नियंत्रित होती जाती है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह भी घटते जाता है। तो इसकी संख्या इसके बनिस्बत कम होती भी जाती है और बाद में बिल्कुल नहीं रहती है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और समझाएंगे आपको, थोड़ा इसको देख लेते हैं। पहले देखेंगे शीर्ष मांसाहारी की संख्या कम होना वही कारण है, क्योंकि ये शीर्ष उपभोक्ता जैसे शेर, बाघ, बाज तक बहुत कम ऊर्जा पहुंचती है। यही कारण है कि किसी भी जंगल परिस्थिति तंत्र में शाकाहारी जीवों, हिरण, खरगोश की संख्या मांसाहारी जीवों की तुलना में अत्यधिक होता है, ठीक है। तो मांसाहारी जीव की तुलना में शाकाहारी जीव अत्यधिक होगा, तभी जाके
कुछ मांसाहारी जीव जीवित रह पाएंगे। ठीक है, अब एक ऊर्जा का पिरामिड है। आप देखें कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि निचले पोषण स्तर पर ऊर्जा का मान सदैव ऊपरी पोषण स्तर से अधिक होता है। आप पिरामिड देखे होंगे, पिरामिड का जो निर्माण होता है आप देखें कि ऐसे होता है। आप पिरामिड इकोलॉजी में पढ़ना ही है, तो ये इस तरीक़ा से बनता है। सीधा होने का मतलब ये है, फिर सीधा होने का मतलब ये है, ठीक है, और फिर सीधा होने का मतलब ये है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा जो है 1000 अगर यहाँ कैलोरी था, यहाँ 100 हो गया, यहाँ 10 हो गया और यहाँ 1 हो गया। ये ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है हमेशा, क्योंकि उत्पादक लेवल पर ऊर्जा सर्वाधिक होता है। उत्पादक लेवल पर जो है देखेंगे उत्पादक पौधा के स्तर पे ऊर्जा सर्वाधिक होता है। फिर 90% जो ऊर्जा है वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और 10% ऊर्जा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ भी देखें कि इस 10% का 100 का 90% बर्बाद हो गया, 10% यहाँ के ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट के लिए, फिर यहाँ 10% ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये हमेशा ये पिरामिड सीधा होता है। तो आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट में लगभग सारे यूपीएससी में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में अभी तक पूछा जा सकता है कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है, कभी भी उल्टा इन्वर्टेड नहीं होता। आप इसको याद रखेंगे, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, अब उसके दृष्टिकोण से हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि थियरी के बारे में। तो लिंडमैन का थियरी कब प्रकाशित हुआ था? 1942 में। आप इसको याद रखेंगे, लिंडमैन का थियरी 1942 में प्रकाशित हुआ था। और औसतन 10% ऊर्जा जो है आगे की तरफ एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ट्रांसफर होता है। आप इसको भी याद रखेंगे, मात्र 10% ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ट्रांसफर होता है, जबकि 90% ऊर्जा पौधा अपने जैविक क्रियाकलापों में समाप्त कर देती है। जैविक दैनिक क्रियाकलाप जो उसमें समाप्त कर देती है, इसको याद रखेंगे। तीसरा चीज़ जो इसमें याद रखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा का प्रवाह जो है हमेशा एक दिशीय होता है। ठीक है, सूर्य से उत्पादक फिर उपभोक्ता की ओर होता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। ठीक है, उल्टा दिशा में ये कभी भी नहीं बहता है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा की जो पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है। इसको भी याद रखेंगे, ऊर्जा सदैव सीधा होता है, यानी पिरामिड जो है हमेशा आधार पे इसका बड़ा होता है, फिर उसके बाद छोटा होता जाता है, फिर उसके बाद छोटा होता है, फिर उसके बाद छोटा हो जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, तो इसलिए इसको सीधा पिरामिड बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि जो अंतिम बात है कि बायोमैग्निफिकेशन प्रभाव, तो ऊर्जा घटती है जबकि गैर अपघटनीय प्रदूषक जो होते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं, वो सांद्रता ऊपरी स्तर पर बढ़ती जाती है। तो हम अलग से पढ़ाएंगे आपको बायोमैग्निफिकेशन की क्या होता है, बायो संचयन और बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ जो है हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, काफ़ी कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप अब इस प्रश्न को करने से पहले आप देखें यूपीएससी किस तरीके से प्रश्न पूछता है, ऑलरेडी पूछा है PYQ। तो उसको करने से पहले हम आपसे ये बताएंगे आपको कि जब हम संरक्षण की मान लेते हैं कि हम बाघ संरक्षण की बात करते हैं, आप सुने होंगे कि चीता जो है भारत में कुनू नेशनल पार्क में डाला गया चीता। ठीक है, भारत में चीता नहीं था। ठीक है, अब चीता आप देखेंगे कि जो चीता है, अगर हम 10 चीता छोड़ते हैं, ठीक है, तो 10 चीता छोड़ने का मतलब हुआ कि इसका जो है आप जैसे कि 10 चीता को खाने के लिए कितना हिरन चाहिए होगा, कितना आप देखेंगे कि शाकाहारी जानवर चाहिए होगा, जो हिरन जिसका मतलब चीता जिसका शिकार करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि यहाँ जो भी होता है इसका लगभग हमको कितना लेना होगा, 10 गुना। देखें कि 10 गुना लेना होगा, तब ही तो होगा ना। अगर 10 चीता छोड़ते हैं तो प्रत्येक दिन 100 हिरन और 100 शाकाहारी जानवर की जरूरत होगी इसको, अगर इसका जो भोजन है, क्योंकि इस यहाँ तक ऊर्जा तो 10% ही चला था, 90% तो बर्बाद हो गया। तो यहाँ इसका जो है 9 गुना जो है 10 का 9 गुना, यानी कि आप देखें कि यहाँ 90 हिरन चाहिए। ठीक है, इसको खाने के लिए, यानी कि अगर 10 चीता को रखना है, ठीक है, 10 चीता को संरक्षण करना है, तो इतना शाकाहारी जानवर को रहना आवश्यक है। और जब शाकाहारी जानवर इतना रहेगा तो उसके लिए इतने पेड़ पौधे रहना जरूरी है। इतने पेड़ पौधे रहना जरूरी है, तो इसके लिए आप देखें कि इतना बड़ा एरिया चाहिए। तो जो जैव वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जैव वैज्ञानिक होते हैं, और जब हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट में देखें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है हम वन्यजीव अभ्यारण्य बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो लिंडमैन थियरी भी हमको उस समय काफ़ी मदद करता है कि किस तरीक़ा से हम सिर्फ मांसाहारी जानवरों को संरक्षित कर सकते हैं, उसको जीवित रख सकते हैं। उसके लिए कितना शाकाहारी जानवर होना चाहिए, कितना पेड़ पौधा की संख्या होना चाहिए और कितना एरिया होना चाहिए। तो लिंडमैन थियरी जो है निश्चित तौर पे काफ़ी उपयोगफुल है। ठीक है, तो काफ़ी उपयोगी है।
अब देखते हैं एक क्वेश्चन है यूपीएससी का, जो आप देखेंगे इसमें अभ्यास के लिए आप सभी के लिए, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। इस तरीके का प्रश्न यूपीएससी निश्चित तौर पे पूछता है, आप देखेंगे पीवाईक्यू उठा के तो मिल जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है, देखेंगे नहीं होता, क्योंकि हमने बताया कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, उत्पादक से शाकाहारी की तरफ, फिर शाकाहारी से मांसाहारी की तरफ होता है, मतलब ये एक दिशीय होता है, उधर से नहीं ऊर्जा का प्रवाह, यानी कि उच्च पोषण स्तर से लेकर के निम्न पोषण स्तर और उत्पादक तक ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, बल्कि उत्पादक से उच्च पोषण स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड जलीय पिरामिड, जैसे ऊर्जा का जो पिरामिड है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, नहीं, चाहे जल हो, चाहे स्थल हो, चाहे जो भी बायोम हो, ठीक है, चाहे जो भी इकोलॉजी हो, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा जो है सीधा होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड है हमेशा जो है सीधा होता है, जिसको भी याद रखेंगे। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय और पिरामिड हमेशा सीधा होता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। 2 नंबर। और तीसरा को देखेंगे आप, 3 नंबर अगर स्टेटमेंट अगर देखते हैं आप, ठीक है, लीनमैन नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर लगभग 90% ऊर्जा का क्षय हो जाता है, तो ये सही है। तो लीनमैन के थ्योरी के अनुसार 90% ऊर्जा का क्षय हो जाता है और 10% ऊर्जा ही आगे की तरफ जो है जा पाती है। तो आप देखेंगे कि 10% ऊर्जा ही जा पाती है। इसी बाद में आप देखेंगे कि बायोमास का जो पिरामिड बनता है, ठीक है, तो आप बाद में चल के इसको आप देख पाएंगे बायोमास के पिरामिड में, ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी उपयोगी होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लीनमैन थ्योरी के अनुसार, लीनमैन जो थ्योरी है उसके अनुसार जो है किस तरीक़ा से आप यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आप सभी के मुख्य परीक्षा के लिए कि लीनमैन के 10% ऊर्जा नियम के पारिस्थितिकी निहितार्थों की व्याख्या कीजिए, मतलब इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, और इम्पोर्टेंस क्या है। लीनमैन के 10% ऊर्जा को आप बताएंगे। साथ में यह नियम किस पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला की लंबाई और जीवों की आबादी को किस प्रकार सीमित करता है, उसको भी बताएंगे। मतलब किस तरीक़ा से जो 10% का नियम है, फिर ऊर्जा का प्रवाह है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में 5-6 जीव ही होने देता है पोषण स्तर से, इससे ज़्यादा जीव नहीं होता है, तो किस तरीक़े से उसका सीमांकन करता है आप इसको बताएंगे, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको इकोलॉजी मोमेंट, इस तरीके का प्रश्न यूपीएससी में आता है। तो ये चलिए, ये हमारा आज का वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोग इसका उत्तर निश्चित तौर पे लिखेंगे। धन्यवाद।